नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और स्टैटिक जीके की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, कुतुब मीनार जो है उसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुब मीनार जो है इसकी जो सबसे पहले कुतुब मीनार इसकी नींव जो किसके द्वारा रखी गई? तो नींव रखी गई ऐबक के द्वारा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले किसकी स्थापना की थी? ऐबक ने, तो इसने स्थापना की थी गुलाम वंश की। दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे ये पूछ ले कि पहला वंश कौन सा था, तो गुलाम वंश था, जो कि 1206 में शुरू हुआ और 1290 तक चला था, पहला गुलाम वंश। उसके बाद ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में ये आपका दिल्ली की सल्तनत का राजा बना था। उसके बाद 1210 में इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु होती है। उसके बाद क्योंकि ऐबक जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका आधार बनवा पाया था, कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखवा पाया था, क्योंकि इसको पूरा नहीं करवा पाया। इसके बाद इसको पूरा करवाने का काम किसने किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका गुलाम था और इसी का दामाद था। ठीक है। और दूसरी बात, कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार क्यों पड़ा? तो ये ध्यान रखना है, कई जगह पे ये माना जाता है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा, लेकिन एक सूफी संत थे, सूफी संत जिनका नाम था क्या? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो है वो था एक सूफी संत का नाम, बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर जो कुतुब मीनार का ये नाम रखा गया, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो किसका? इनका एक अनुयायी था, इनका भगत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, तो इसीलिए इसके नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार जो है वो रखा गया। अब दूसरी बात, इसको पूरा करवाने का काम किया इल्तुतमिश ने, जो यानी कि पहली 3 मंजिल जो वो किसके द्वारा बनाई गई? 3 मंजिल वो बनवाएगी लाल बलुआ पत्थर के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद चौथी व पांचवी मंजिल जो ये बनवाने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1368 के अंदर जो चौथी और पांचवी मंजिल जो इसकी बनवाई थी। ठीक है। तो मतलब 3 राजाओं का इसके अंदर हाथ है कुतुब मीनार को पूरा करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पूरा करने का 3 क्वेश्चन बनेंगे। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। चौथी 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि मेन कैंप जो है ये आत्मकथा किसकी है? इसका मतलब हमने पहले भी पढ़ा था ना, मेरा संघर्ष इसका मतलब। तो एडोल्फ हिटलर की ये पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जो कौन सी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जो है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, तो ये महात्मा गांधी की रचना है। इसके अलावा एक हिंद स्वराज के नाम से भी है, हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि आपका नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है। और इसी के साथ एक और अपना, जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं अपन। ठीक है। 23 दिसंबर को कौन सा? किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। 25 दिसंबर को कौन सा? सुशासन दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और 23 को कौन सा? किसान दिवस मनाते, किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की याद में। 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो गया, 25 को सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखना। इसके बाद 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो दिसंबर के तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आए हैं। 1 दिसंबर को कौन सा विश्व एड्स दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा युवा दिवस, नेशनल यूथ डे जो है कब मनाते हैं? यूथ डे कब मनाते हैं? तो बिल्कुल 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की याद में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इसके अलावा एक 2 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट कौन सा, जो आपका कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो मनाते हैं, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डेट जो है वो लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, हिंदी में कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके अलावा 4 दिसंबर को कौन सा? नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। नेवी डे के रूप में
4 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। महिला दिवस, देखो महिला दिवस वुमेन्स डे हम कब मनाते हैं, वुमेन डे। महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है कब, 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है कौन सा, वुमेन डे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम आयु, अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है। देखो लोकसभा की अगर एज देखें तो 25 वर्ष इसके लिए एज चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। और जिनमें आपको अगर इनको अलग अलग डिवाइड करें, जिसके अंदर 530 जो है वो आपके केंद्र से या आपके राज्य से जाते हैं, प्लस में 20 जो वो कहां से, यूनियन टेरिटरी से जाते हैं, प्लस में 2 जो है वो एंग्लो इंडियन हो जाएंगे, 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन ये तो आपका पुराना डाटा जो आज तक चलता है, क्योंकि अभी 2019 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ जो कौन सा था, 104वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत भारत से एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो वो खत्म कर दिया है। एंग्लो इंडियन की जो सीटें जो है उनको खत्म कर दिया गया। तो अभी ये 2 एंग्लो इंडियन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आए तो हमें 552 ही करना पड़ेगा। और 530 के अंदर से 20 आपके यूनियन टेरिटरी से, जिसके अंदर 13 तो अपने भारत के अंदर है और 7 ऐसी सीटें जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और क्योंकि इसीलिए अब आप देखोगे 7 तो ये कम होगी, तो आप देखोगे 530, 13 कितनी, 543, 2 545, 545 पर जो है वो आपकी लोकसभा सीट अभी चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी 2 ये खत्म हो गए, तो ये ध्यान रखना है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। और 104वें संविधान संशोधन से इसको खत्म कर दिया गया। और अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा, 17वीं लोकसभा जो है वो चल रही है। और 17वीं लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो अध्यक्ष हो जाएंगे कौन, ओम बिरला। ओम बिरला जो है अभी वर्तमान में 17वीं किसके, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एज के बारे में हम बात कर चुके हैं, 25 वर्ष। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट, कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का। और प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए जो है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु। देखो अगर राष्ट्रपति की बात करें ना, प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उपराष्ट्रपति, इनकी एज चाहिए 35 वर्ष। इनके जो एज क्वालिफिकेशन है ना वो 35 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो संविधान के अंदर ये दिया गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए, कि या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या वो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। तो अब देखो मिनिमम आयु पूछी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग लोकसभा के लिए 25 वर्ष, इसके लिए 30 वर्ष। तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि पीएम के लिए जो है एज कितनी होनी चाहिए, कितनी जो रिक्वायरमेंट है एज, वो 25 वर्ष है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो 100% है। साक्षरता दर कहां पर, केरल के अंदर जो वो आपका 100% साक्षरता वाला एकमात्र आपका राज्य कौन सा, केरल होगा। वैसे 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट जो है वो आपकी कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग, वो थी भारत के अंदर थी 74.04% भारत की, ठीक है। और केरल के अंदर कितनी थी, लगभग 94% थी केरल के अंदर। लेकिन 100% आपसे पूछ ले कि 100% साक्षरता दर वाला आपका जिला कौन सा, तो वो एकमात्र और एकमात्र कौन सा, केरल जो है वो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला विश्व युद्ध जो है वो आपका कहां पर शुरू हुआ। पहला विश्व युद्ध जो है वो आपका शुरू कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 को ये शुरू हुआ था। और उसके बाद कब तक चला था, 1918 तक, ठीक है। 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। अब इस विश्व युद्ध के अंदर शुरुआत कहां से हुई, तो इससे पहले देखो इसके अंदर कौन कौन जो है आमने सामने जो है लड़ रहे थे इसके अंदर। तो 2 तरह की इसके अंदर शक्ति थी, एक तो थे अलाइड पावर और एक कौन सी थी, एक थी सेंट्रल पावर। अलाइड पावर और सेंट्रल पावर, ये 2 जो है आपकी यहाँ पर इसके अंदर पावर थी, 2 शक्तियां थी जो आपस में यहाँ पर जो युद्ध ये हो रहा था, किन के बीच में, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में। अब अलाइड पावर के अंदर कौन कौन से थे, जैसे फ्रांस हो गया, अलाइड पावर के अंदर है, रशिया हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो ये किसके अंतर्गत, किसके अंडर आते थे, तो ये आपके अलाइड पावर के अंडर। और सेंट्रल पावर के अंडर कौन से थे, तो जर्मनी हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके अलावा बुल्गारिया हो गया, ये सेंट्रल पावर के अंतर्गत यहाँ पर आते थे। तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ, कहाँ से शुरुआत होती है, यूरोप के अंदर से। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो शीत युद्ध जो है वो किसके बीच में, तो ये आपका हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर। शीत युद्ध जो है वो आपका कब से कब तक चला था, तो ये सबसे लंबा चला था शीत युद्ध, जो कि 1947 से लेकर और 1991 तक शीत युद्ध जो है ये चला था। और लगभग ये बोल सकते हो कि इस युद्ध के अंदर किसी की भी जान नहीं गई थी, बिल्कुल ये
शीत युद्ध आपका किसके बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में 1991 में ये आपका क्या हुआ था, 1991 के अंदर शीत युद्ध खत्म हुआ था। और क्यों, क्योंकि ये सोवियत संघ जो है यूएसएसआर, सोवियत संघ जो है, जो इसके क्या हुआ थे 1991 के अंदर इसके 15 टुकड़े हो गए थे, 1991 के अंदर 15 टुकड़े। और आपको पता होगा ना 15 टुकड़े होने के बाद जो अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद हो रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन जो पहले रशिया का ही भाग हुआ करता था, जो 15 टुकड़े जो हुए थे रूस के, जो आज का वर्तमान रूस है, इसके 15 टुकड़े हुए थे, फिर भी रशिया कितना बड़ा है। तो ये 1991 के अंदर जब यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए थे, उसके बाद शीत युद्ध जो है वो खत्म होता है। तो ये आप ध्यान रख रहा है किसके बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में 1947 से 1991 के बीच में ये युद्ध आपका हुआ था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 2011 के अकॉर्डिंग भारत का 940, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे ज्यादा अगर पूछे ना 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो सबसे ज्यादा अभी हमने बात किया जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा, वहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा 1084, कहां पर, केरल के अंदर। कम की बात की जाए तो कहां पर, हरियाणा के अंदर, बिल्कुल 879, 2011 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा केरल में 1084, सबसे कम हरियाणा के अंदर 879। और भारत का आपका टोटल कितना था, तो 940 जो है वो लिंगानुपात था। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने जीता, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया, तो वो अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। कब इसको जीता गया, 1998 के अंदर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब जीता था, तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे और पहले एशियाई व्यक्ति थे, एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिनको 1913 के अंदर साहित्य का यानी लिटरेचर का जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि, और इसके लिए इनको यह पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर अर्थशास्त्र का दिया गया था। इसके अलावा एक एग्जाम में पूछा जाता है हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना जो है इनको किसके लिए दिया गया, हरगोविंद खुराना को 1968 में इनको दिया गया था, किसके लिए, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए, चिकित्सा के लिए दिया गया था हरगोविंद खुराना को। इसके अलावा मदर टेरेसा जो कि आपकी महिला जो है, एकमात्र महिला, इनको 1979 के अंदर किसको, पीस का जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि डूरंड कप जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो डूरंड कप जो है किस खेल से, इसका आपका राइट आंसर डूरंड कप जो है वो रहेगा किससे, फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा और कौन सा, डूरंड हो गया, इसके अलावा रोवर्स कप आपसे पूछ ले किस खेल से संबंध है, ये फुटबॉल से आपका संबंध हो जाएगा। हॉकी से कौन कौन सी है, हॉकी से बेटन कप आपका हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा आगा खान कप जो है ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक महिला का आपकी ट्रॉफी है, कौन सी, बेगम रसूल ट्रॉफी जो है ये किससे जुड़ी हुई है, महिला आपकी हॉकी से जुड़ी हुई है ये आपकी, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर तो बन जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहां पर। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है डूरंड से, अगर आपको याद होगा, डूरंड लाइन जो है वो कहां पर है, डूरंड लाइन जो है वो किस किस के बीच में है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये डूरंड लाइन आपकी काफी पहले बनाई गई थी अंग्रेजों के टाइम में। उस समय ये किसके बीच में, भारत और आपके किसके बीच में बनाई गई थी, अफगानिस्तान के बीच में ये बनाई गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन उसके बाद क्या है, जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 के बाद, तो जो भारत का कुछ एक एरिया भी है, यानी कि जो आपका जो एलओसी जो है, यानी जो आपकी मतलब पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कुछ ऊपर वाला अपना हिस्सा कब्जा भी कर रखा है। तो उसके बाद भारत जो है वो डायरेक्ट अफगानिस्तान से कनेक्शन नहीं है अभी, तो डूरंड लाइन जो है अभी किसके बीच में हो गया, तो ये अभी पाकिस्तान के और किसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में ये जो लाइन अभी पड़ती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन पड़ती है अभी वर्तमान के अंदर, जिसको डूरंड लाइन का नाम जो वो दिया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर किसी पिंड की जो वो मुक्त गति जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो जिसको एस्केप वेलोसिटी कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, एस्केप वेलोसिटी आपको दिया होगा। काबुल लामजाओ, देखो काबुल लामजाओ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, काबुल लामजाओ, ये काबुल या केबुल आपको मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये काबुल लामजाओ जो है ना, ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र है, देखो दुनिया का एकमात्र है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहां पर पड़ता है, ये मणिपुर के अंदर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, मणिपुर में पड़ेगा काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और मणिपुर में भी आपसे पूछे ना कौन सा, तो विष्णुपुर जिला,
क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपसे ये नाम ना देकर यहाँ पर दिया होगा, जैसे कहाँ पर पड़ता है, तो विष्णुपुर जिला मणिपुर के अंदर ये आपका पड़ता है राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और मणिपुर की राजधानी कौन सी है, कैपिटल इम्फाल हो जाएगी, मणिपुर की इम्फाल है। जो अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, ईटानगर, ईटानगर। सिक्किम जो है इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, सिक्किम की तो गंगटोक हो जाएगी, गंगटोक हो गया। और त्रिपुरा की कौन सी है, तो त्रिपुरा की हो जाएगी अगरतला, अगरतला जो है वो हो जाएगी। तो ये इधर वाले जो 7 सिस्टर जो है ना पूर्व के आपके साथ जो आपके राज्य है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो 4 तो ये आपके ये याद हो गए जिनके बारे में हमने पढ़ा, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, सिक्किम की गंगटोक और मणिपुर की इम्फाल। असम की राजधानी कौन सी है, कमेंट करना। इसके बाद नाना साहब जो है डैश के नाम से लोकप्रिय हुए, तो नाना साहब जो किसके नाम से लोकप्रिय हुए, तो इसका आपका राइट आंसर बालाजी बाजीराव जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा, बालाजी बाजीराव। तो नाना साहब जो है ये कौन थे, नाना साहब ये पेशवा जो आपके थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड। तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो है ना इसके थे ये दत्तक पुत्र। अब ये दत्तक पुत्र क्या होता है, तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो है इनके कोई भी संतान नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया था, एक बच्चे को गोद लिया था, जो गोद लेने का मतलब उसको गोद लिया था, अडेप्ट किया था, तो वो होता है दत्तक पुत्र। तो नाना साहब जो है वो ये वही पर्सन थे जिनको गोद लिया गया था, यानी पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और उसके बाद 1857 की क्रांति में नाना साहब ने जो है वो आपका नाना साहब ने कहां से नेतृत्व किया था, नाना साहब ने 1857 की क्रांति का, तो 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व किया था। लेकिन यह ध्यान रखना कि ये नाना साहब के नाम से जो लोकप्रिय हुए थे ना ये बालाजी बाजीराव, ये पुराने टाइम की बात है, ये लगभग आपके 1740-50 के आसपास की बात है, ये आपके अलग हो जाएंगे। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे बालाजी बाजीराव, और उसके बाद जो आपके पेशवा जो बाजीराव सेकंड थे इनके दत्तक पुत्र जो थे वो थे नाना साहब, ठीक है। तो ये इसके साथ नहीं है, इसके साथ, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव सेकंड इनके दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे जिन्होंने 1857 में कानपुर से जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और क्यों किया, क्योंकि जो इससे पहले कौन था, डलहौजी के बारे में हमने पढ़ा था। डलहौजी ने एक नीति जो लेकर आया था जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, या जिसको हड़प की नीति के नाम से जाना जाता है, हड़प की नीति। अब ये हड़प की नीति क्या थी, बिल्कुल हम पहले भी बात कर चुके हैं। जिन भी राजा का खुद की संतान नहीं हुआ करती थी उनकी क्या है, उनकी सारी सल्तनत जो है, उनका राज्य जो है वो अंग्रेज हड़प लिया करते थे, और ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और क्योंकि नाना साहब जो है ये पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे और इनके सगे पुत्र नहीं थे, इसीलिए इनकी भी जो रियासत है वो छीनने का काम किया गया था। तो इसीलिए नाना साहब ने 1857 में कानपुर से जो वो क्रांति का नेतृत्व किया था। और जो नाना साहब जो है इनका नाम जो अगर पूछ लेना क्या हो जाएगा, तो धोंदू पंत जो है इनका नाम हो जाएगा, धोंदू पंत नाना साहेब का नाम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का गठन जो वो किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो भारत की संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन जो आया था आपका 1946 के अंदर, इसकी सिफारिश पर जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि दी थी, तो गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त जो है उन्होंने कौन सी, तो उन्होंने लिच्छवी दोहित्र की उपाधि ली थी, तो ऑप्शन नंबर ए। अब ये उपाधि इन्होंने क्यों ली, क्योंकि इस जो समुद्रगुप्त जो ये किसका बेटा था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा या चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। और ये चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है किससे शादी की, तो लिच्छवी की बेटी से, यानी लिच्छवी परिवार जो था उसकी बेटी से, लिच्छवी परिवार की बेटी से इसने शादी की, ठीक है, बेटी से शादी। अब इस बेटी से इसने शादी कर ली, उसके बाद इसी बेटी से जो आपका पैदा होता है वो समुद्रगुप्त, इसीलिए इसने क्या किया, समुद्रगुप्त ने खुद को लिच्छवी दोहित्र, यानी कि आपका लिच्छवी का आपका दोहिता जो है उस अकॉर्डिंग आप याद रखोगे, तो लिच्छवी दोहित्र की उपाधि ली थी किसने, समुद्रगुप्त ने। और इसी समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन जो है वो बोला जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और इसी समुद्रगुप्त का क्या था, एक दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जो कि कौन था, काफी इंपॉर्टेंट है ये दरबारी कवि, जो कि कौन था, हरिसेन था। और ये हरिसेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हरिसेन ने किसकी रचना की थी, तो इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जो रचना किसके द्वारा की गई, इसी हरिसेन के द्वारा की गई, जो समुद्रगुप्त के समय दरबारी कवि जो है वो हुआ करता था। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। इसके बाद
अकबरनामा जो है ये किसकी रचना है? तो अकबरनामा बिल्कुल अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्बुल फजल जो उसकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। अकबरनामा जो एक आईने अकबरी जो थी उसकी 3rd वॉल्यूम जो थी, और एक अकबरनामा किस भाषा में, बिल्कुल देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पर याद आया जो कि HSSC ने एग्जाम के अंदर पूछा था। अकबरनामा तो फारसी के अंदर लिखा गया था, लेकिन अकबरनामा का जो है वो अनुवाद किया जाता है। अकबरनामा जो है इसको इंग्लिश के अंदर जो वो किसने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश के अंदर किसने जो वो ट्रांसलेट किया? तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था, ये किया था हेनरी बेवरेज ने। हेनरी बेवरेज ने जो है क्या किया था, अकबरनामा का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया था। अब्बुल फजल 9 रत्नों में से एक था, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और हरियाणा के अंदर ब्रह्म सरोवर जो है उसको लघु सागर भी बोलने का काम किसने किया था? हरियाणा के अंदर ब्रह्म सरोवर। और इसी ब्रह्म सरोवर को क्या बोला था अब्बुल फजल ने? मिनिएचर सी बोला था, मिनिएचर सी, या जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर लघु सागर बोला था। और ये क्वेश्चन पूछा गया HSSC के सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर 2021 के अंदर जो पेपर हुआ था उसी में, ठीक है। तो इसके बारे में बस हमें ये ध्यान रखना है, अब्बुल फजल ने तो अकबरनामा की रचना की, लेकिन इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट जो करने का काम किया था वो हेनरी बेवरेज ने किया था। नेक्स्ट, क्लाइव द्वारा जो है सिराजुद्दौला को हराया गया। तो क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को कब हराया गया? तो ये आपका युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर। प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के अंदर जो क्लाइव जो था इसने क्या किया, सिराजुद्दौला जो था उसको हरा दिया था। तो इसका राइट आंसर तो बना ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ये तो था 1757, देखो 1857 की क्रांति से एग्जैक्ट 100 साल पहले की बात है। और इसके साथ ही इसके 7 साल बाद लगभग कौन सा 1764 के अंदर एक और युद्ध होता है। अक्टूबर 1764 के अंदर एक और युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? जैसे अभी ये पूछ लिया कि जो क्लाइव जो उसने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया, तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि हेक्टर मुनरो ने जो है किसको हराया। तो हेक्टर मुनरो ने किसको हराया? तो एक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था हेक्टर मुनरो, और वहीं पे दूसरी तरफ कौन था? ऊपर वाले में सिराजुद्दौला था। तो दोनों में ध्यान रखना है, ये हो जाएगा सुजाउद्दौला, ठीक है। एक तो सुजाउद्दौला था, इसके अलावा कौन था? शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय जो कि एक मुगल शासक था उस समय पे। और तीसरा कौन सा था? मीर कासिम। तो ये 3 पर्सन थे जिनको हराया था किसने? हेक्टर मुनरो ने। तो ये था 1764 का बक्सर का युद्ध जिसमें सुजाउद्दौला था, और 1757 के अंदर था सिराजुद्दौला, लेकिन इसके अंदर था सुजाउद्दौला। दूसरा शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक, तीसरा मीर कासिम, और इधर अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। और इसमें भी किसने? हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को यहाँ पर मिलकर हरा दिया था। और ऊपर वाले में भी अंग्रेज यहाँ पर जीते थे, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर है। भारतीय संविधान को लागू जो है वो कब किया गया? तो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको जो है वो लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए। वैसे हमने बात किया था कि 26 नवंबर 1949 को भी संविधान के लगभग 15 आर्टिकल जो उनको लागू कर दिया गया था। इस दिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन लगभग 15 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। लेकिन जब तक आपके सामने क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लागू ना दिया हो ना, देखो इसके अंदर लागू दिया है, वरना संविधान कब बनकर तैयार हुआ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर 26 नवंबर होगा। और 26 नवंबर को संविधान डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत गणतंत्र हो गया था। और इसके अलावा एक और कौन था? इससे पहले 24 जनवरी, क्योंकि गणतंत्र हुआ था उस समय हमें क्या चाहिए थे? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत चाहिए थे। इसीलिए 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत प्लस में राष्ट्रीय गान जो है इनको अपनाया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। और वहीं पे ध्वज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जो अभी वर्तमान के अंदर जो झंडा है जो डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? पिंगाली वेंकैया के द्वारा। तो ये जो है झंडा कब इसको अडेप्ट किया गया, कब इसको स्वीकारा गया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है वो इस झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जो भी वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जिसकी स्थापना जो है वो कब होती है? तो दिसंबर 1885 के अंदर जो है वो किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। अब उसके बाद कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में होती है। इसके बाद इसी टाइम इसका पहला अधिवेशन रखा गया था, जो कि कहां पर हुआ था? बंबई के अंदर, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा हुआ, अगले ही साल दिसंबर 1886 के अंदर दूसरा हुआ। ये कहां पर हुआ, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में दूसरा हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद तीसरा अगले ही साल दिसंबर 1887 में हुआ। इस कहां पर हुआ, ये आपका मद्रास के अंदर हुआ। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी के बाद अगले कौन बने, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो अगले बने इसके अध्यक्ष। इसके बाद कौन थे, दिसंबर 1888 अगला ही साल, कहां पर, इलाहाबाद के अंदर हुआ, इलाहाबाद के अंदर। और इलाहाबाद के अंदर इसके अध्यक्ष कौन बने, जॉर्ज यूल जो है वो इसके अध्यक्ष बने। अब ये पहले चार तो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा कि पहले आपके अध्यक्ष कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बंबई के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था। इसके अलावा देखो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में, पहले मुस्लिम जो बने थे ना वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कौन सा अधिवेशन था, मद्रास का अधिवेशन था, जो कि दिसंबर 1887 के अंदर होता है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज जो बना था, जॉर्ज यूल दिसंबर 1888 के अंदर इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर वो था जॉर्ज यूल, यानी फर्स्ट आपका अंग्रेज जो है कौन था, वो जॉर्ज यूल था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें अगर अलग ऑप्शन की हम देखें तो देखो मोहम्मद इकबाल जो है, इन्होंने किसकी रचना की थी, मोहम्मद इकबाल ने, तो इन्होंने की थी तराना ए हिंद। तराना ए हिंद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, जिसको कौन सा, तराना हिंद जो है आपका सारे जहां से अच्छा, तो वो लिखा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और वहीं पे खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको भारत रत्न भी मिला है, और कब मिला था, 1987 के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जो है वो आपका प्रतिष्ठापित किया गया, यानी भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब भारत का संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य थे नहीं, लेकिन उसके बाद जो आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ, 1976 के अंदर। तो इसके अंदर जो है किसकी, स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है किसको जोड़ा गया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहली बात तो कब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, 1976 के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन 42वां था, समिति कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जो उनको जोड़ा गया भारत के संविधान के अंदर, ठीक है। और जब इनको जोड़ा गया उस समय ये कितने थे, उस समय 10 थे, और अभी कितने हैं, अभी 11 है। तो 11वां जो है वो मौलिक कर्तव्य कौन सा था, जो कि 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो शिक्षा से संबंधित जो अधिकार वो जोड़े गए थे, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने, 11 मौलिक अधिकार है, और ये किसके अंदर है, तो संविधान के भाग 4A के अंदर है, संविधान के भाग 4A के अंदर। अब याद कैसे रखोगे, देखो अगर हमने पढ़ा था किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो ये किसके अंदर है, भाग 3 के अंदर है, ठीक है। भाग 3 के अंदर आर्टिकल कौन सा है, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपके कौन से DPSP आए, यानी कि आपके कौन से नीति निर्देशक तत्व जो है वो आए, ये किसमें है, भाग 4 के अंदर है। और ये कहां तक है, आर्टिकल 51 तक है ये। उसके बाद आपके मौलिक कर्तव्य आए जो यहाँ पर पूछा गया है, ये किसमें, आर्टिकल 51A के अंदर है, 51A के अंदर है। और भाग भी कौन सा है, भाग 4A है, ठीक है, भाग 4A। तो इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं, भाग 4A के अंदर मौलिक कर्तव्य जो उनको जोड़ा गया है। और आर्टिकल 51A हो गया, पहले 10 थे, अभी वर्तमान के अंदर 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है ये कहां पर है, ये भद्रावती के अंदर है। भद्रावती कहां पर पड़ता है, कर्नाटक के अंदर। 1923 के अंदर इसकी स्थापना हुई, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। क्वेश्चन पूछा है पता नहीं किस हिसाब से। चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो है वो कब बनवाया गया, 1437 के अंदर बनाया गया, किसके द्वारा, राजा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। और एक जो सारंगपुर युद्ध जो हुआ था, सारंगपुर युद्ध जो है उसके जीत के उपलक्ष्य में, उसके विजय के उपलक्ष्य में जो है ये विजय स्तंभ बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा महाराणा प्रताप का एक इंपॉर्टेंट युद्ध था, कौन सा था, 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, कौन सा,
हल्दी घाटी का युद्ध, और ये किसके बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना की तरफ से कौन था, मान सिंह, उनके बीच में युद्ध होता है। महत्वपूर्ण युद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन जो है उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति भवन जो है उसका डिजाइन किया गया एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया, लेकिन एडवर्स लुटियंस ही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और हरियाणा का जो राष्ट्रपति भवन, हरियाणा का राष्ट्रपति नहीं, हरियाणा का राज्यपाल भवन, हरियाणा का राज्यपाल जो भवन है उसको किस नाम से जाना जाता है, राज्यपाल भवन, उसको जाना जाता है किस नाम से, राजभवन के नाम से। उसको क्या नाम दिया गया, राजभवन नाम दिया गया। और इसका डिजाइन किसने किया, ली कार्बूजियर, जो कि फ्रांस का निवासी था और इसने ही चंडीगढ़ का डिजाइन जो है वो बनाया था। नेक्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने में हुई थी, तो बिल्कुल हम कई बार पढ़ चुके हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो की जाती है। तो अगस्त 1942 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। और इसी आंदोलन के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने, कौन सा, करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा जब वो किसके अंदर दिया था, और ये दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि अगस्त 1942 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति की जो अवधारणा जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था भारतीय मूल का सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से जाना जाता है, सी राजगोपालाचारी। इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अंतिम था, भारत का अंतिम था। ठीक है, लेकिन अगर अंतिम ब्रिटिश अगर पूछ लेना तब था कौन, माउंटबेटन। देखो भारत जब आजाद हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। ठीक है, और इसके बाद अंतिम जो कौन बना, इसके बाद पहला भारतीय था। अगर आपसे ये पूछ ले पहला भारतीय और अंतिम जो है वो कौन था, पहला भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, सी राजगोपालाचारी। और इन्हीं सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सी का मतलब क्या, चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसी सी राजगोपालाचारी जो है इनको दिया गया कौन सा पुरस्कार, भारत रत्न। अब भारत रत्न जो कब से देना शुरू हुए थे, सबसे पहले 1954 में दिए गए थे। किसको दिए गए थे, 1954 में 3 पर्सन को दिए गए थे। एक कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी पहले पर्सन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके अलावा कौन थे, सी वी रमन। इन 3 पर्सन को सबसे पहला जो है वो भारत रत्न जो है वो सम्मान दिया गया था 1954 के अंदर, जब पहली बार भारत रत्न जो है वो दिए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। देखो पहला तो हमें याद ही है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहां पर पूछ लिया दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो ये एक साथ अपोलो 11 जो प्लेन था, अपोलो 11, और इसी अपोलो 11 प्लेन के अंदर 2 पर्सन गए थे। एक तो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक था बुज एल्ड्रिन। तो ये बुज एल्ड्रिन या बज एल्ड्रिन जो है ये दूसरे व्यक्ति बने थे, क्योंकि इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, गए एक साथ थे। लेकिन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है वो पहले इसके अंदर जो है पहला कदम जो है वो रख दिया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और उसके बाद कौन उतरे थे, बज एल्ड्रिन बने थे। तो इसी के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने पहले व्यक्ति और बज एल्ड्रिन जो बन गए थे वो दूसरे व्यक्ति बने थे चांद पर उतरने वाले। ठीक है, और इसके अलावा यूरी गागरिन जो देखे ये पहले ह्यूमन बने थे जिन्होंने स्पेस के अंदर ट्रेवल किया था। यूरी गागरिन जो कि फर्स्ट ह्यूमन बने थे जिन्होंने क्या किया था, ट्रेवल किया था कहां पर, स्पेस के अंदर, ट्रेवल इन स्पेस। ठीक है, तो ये थे यूरी गागरिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो है वो बने थे सेकंड पर्सन, जो कि राइट आंसर है इसका। भिलाई स्टील पावर प्लांट जो है ये आपका किसके सहयोग से बनाया गया, तो भिलाई जो है वो आपका किसके सहयोग से, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, सोवियत यूनियन, या जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, रशिया आप जिसको बोल सकते हो, इसके द्वारा जो है सोवियत यूनियन के द्वारा भिलाई स्टील प्लांट जो है वो बनाया गया। ये कैसे बनाया गया था इसके बारे में देखो, सबसे पहले एक योजना आयोग जो बनाया गया था योजना आयोग, तो ये योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो बना था 15 मार्च 1950 को, इसी के आधार पर किसकी स्थापना की गई, पंचवर्षीय योजना की। और ये पंचवर्षीय योजना जब चलाई गई थी, इसके अंदर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से चली थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना, तो पहली तो आपकी 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरी आपकी 1956 से लेकर 1961 तक, और इसी सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी किस मॉडल पर बेस्ड थी, तो ये महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये बेस है सेकंड पंचवर्षीय योजना। और इसी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से जो आपके प्लांट लगाए गए थे, एक तो भिलाई वाला था,
एक दुर्गापुर था, भिलाई था, दुर्गापुर था, एक कौन सा था, राउरकेला। तो ये 3 जो वो प्लांट लगाए गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला 3 जो वो आपके स्टील के प्लांट जो वो आपके लगाए, स्टील प्लांट लगाए गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत यूनियन जो है, यूएसएसआर, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे जो है ये डैश को डैश से जोड़ता है। तो कोंकण रेलवे जो है ये रोहा को मंगलूर से जोड़ता है, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बस इसके बारे में ये ध्यान रखना, जो कि रोहा आपके कहाँ पे पड़ता है, ये यानी कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र का तो हो जाएगा रोहा, और उसके बाद ये जाती है कहाँ पर, गोवा, और उसके बाद कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा, मैंगलोर। तो ये यहां से होकर गुजरती है। टोटल 738 किलोमीटर किया था कोंकण रेलवे, रोहा टू मैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर।